बैंड्स रहने का तरीका क्या है, ये ध्यान में रखें कि आर्ट्स के ऑन द होल भी कितने बैंड होते हैं, 9 बैंड्स होते हैं। और हर मॉड्यूल जो है 4 मॉड्यूल है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों में 9 अलग अलग है। आर्ट्स राइटिंग के भी कितने बैंड्स हैं, 9 बैंड्स है टोटल। समझ आ रही है? अब ये जो 9 बैंड्स हैं इसको उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया। आपका जो राइटिंग टास्क 1 है और राइटिंग टास्क 2 है, ऑन द होल उसके जितने भी मार्क्स आपको वो देंगे उनका एक प्रॉपर सिस्टम है। ये नहीं है कि वो अंदाजन दे देंगे जी कि इसलिए चले इसका परफॉर्मेंस है, चले इसको अभी नंबर 9 में से 5 दे देते हैं, ये 7 डिजर्व करता है, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर आपका देखेंगे सिस्टमैटिकली कैसे लेके चल रहा है। देखेंगे वो 4 चीजें। सबसे पहली जो चीज है जो चेक की जाती है दैट इज वोकैबुलरी। आर्ट्स राइटिंग में जो दूसरी चीज जो चेक की जाती है वो है ग्रामर। तीसरी चीज जो चेक की जाती है वो क्या होती है, टास्क अचीवमेंट। और जो आखिरी चीज जो चेक की जाती है वो क्या है जी, आप में से को बताएगा, वो हैरिसन को है ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो सबसे पहला है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मींस वर्ड्स, यानी कि अल्फाज। जाहिर है कि आपको मैंने बताया कि 150 वर्ड्स फॉर टास्क 2 एंड 250 वर्ड्स फॉर टास्क, सॉरी अभी क्या होगा, 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1 एंड 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2। ये अपने लिखने हैं। तो जाहिर है ये ऑन द होल कितने बने, ये आपके 400 वर्ड। अब जरा जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो आपको मैं बताया था 8 टाइप्स के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े हैं, तो कौन से नाउन, एडवर्ब, उसके बाद प्रोनाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ये 8 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। सारे अपनी जगह अहम है, लेकिन जो सबसे अहम है वो है नाउन, जो हर सेंटेंस में यूज होता है, वर्ब हर सेंटेंस में यूज होता है, उसके बाद फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। ये 4 चीजें जो है, ये 4 अभी जो है से कहते हैं टाइप ऑफ वर्ड्स, इंतहाई जरूरी। ये आपने सीखने, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और आपको इसके सबके 25% मार्क्स है, सबके 25% मार्क्स है। और 25% मार्क्स कितने बनते हैं, 2.25 रैंक्स सबके। तो ये सबके बनाएंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे, 9 वर्ड्स मार्किंग। तो वो जब मार्किंग होगी वो चेक करेंगे कि जितने वर्ड्स लिखे हैं ये एप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, रिक्वायर्ड है या नहीं है। बाज़ दफा आप ऐसे वर्ड्स होते हैं जरा जिसके स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी, तो जरा वो उस वर्ड के जो आपके जो बनते हैं मार्क्स वो तो नहीं मिलेंगे आपको। और उसके अलावा आप ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करेंगे जिसका मीनिंग डिफरेंट है, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, डेफिनेटली वो भी रॉन्ग हो जाए। ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट होगी। तो वोकैबुलरी को आप इंप्रूव करें ताकि जब आप कोई भी चार्ट जो डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई भी ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो आपके पास इनफ वर्ड्स होने चाहिए आपके ब्रेन में। ये ध्यान में रखें। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं जी, टर्मिनोलॉजी वर्ड सुना होगा आपने, ये क्या होता है? देखिए ध्यान में रखें, हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। हर वर्ड्स के कोई भी मतलब शोबा है या कोई भी कहते हैं टॉपिक है, मिसाल के तौर पे पोल्यूशन के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं कोई भी ऐसे, तो पोल्यूशन रिलेटेड जो चीजें होंगी उसके लिए अलग एक वोकैबुलरी आपको चाहिए उसको डिस्क्राइब करनी। स्पोर्ट्स के लिए अलग वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। कुछ तो ऐसी होती है जो हमें जनरल होती है, हर टॉपिक ऊपर फिट आ जाती है, वही अलग होता है। लेकिन जब आपने किसी चीज को डिस्क्राइब करना है उसमें डिफरेंस तो होगा। ज़्यादा अगर आप जो है फर्स्ट करेंगे टॉपिक आ गया मेडिकल रिलेटेड या डिजीज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, तो हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए ना डिजीजेस क्या होती हैं, क्योर क्या होता है, ऑपरेशन किसे कहते हैं, सर्जरी क्या होती है, समझ आ रही है आपको, इन्फेक्शन क्या होती है, वायरस क्या होता है, ये सारी वोकैबुलरी है ना।
समझ आ रही है आपको? ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? तो ये उससे रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास होने चाहिए वर्ड्स, ये सीखने पड़ेंगे आपको कि उर्दू में जब आपके पास होगा नॉलेज तो आपको पता चीज इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये वोकैबुलरी आपको रेगुलर लेवल पे सीखनी चाहिए। दूसरी ग्रामर, जाहिर है कि आपने दोनों टास्क जो करते हैं आप उसमें डेफिनेटली जितनी चीजें आप डिस्क्राइब करेंगे टास्क 1 को डिस्क्राइब करेंगे या ऐसे लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो वो चेक करते हैं कि जो सेंटेंसेस स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं ग्रामर के अंदर इसमें रूल्स, हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स सीखना जरूरी है। तो देखेंगे कि इनके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है। ज़ाहिर ग्रामर वाइज अगर आपके सेंटेंसेस ठीक है तो सेंस बनाते होंगे उसके आपको कोई नंबर मिले, और अगर जो है मिसाल के तौर में वो ग्रामेटिकली गलत है, जिस तरह कल मैं लेक्चर दे रहा था हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर या फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ऊपर, अगर आप फॉर्म ऑफ वर्ब गलत लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर आप गलत लिख रहे हैं, जरूरत जो है वो कैन की थी आप शुड लिख रहे हैं, जरूरत हैज की थी आप इज लिख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, अगर डिलीवर कुछ और हो रहा है तो उसके नंबर कटेंगे आप, तो इसके भी 25% मार्क्स। उसके बाद है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट जो है ये इसका ताल्लुक जो है ये दो चीजों के साथ है। एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे होने चाहिए। वो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं मैंने आपको बताया कि जो राइटिंग क्लास 1 है उसके 150 वर्ड्स और ऐसे के 250 तो ऑन द होल 400 है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 400 ही मैंने पूरे करने हैं जिस तरह मर्जी कर लूँ 200 लिख लूँ तो चले पूरा, इस तरह नहीं हो गया। 150 फॉर क्लास 1 और 250 फॉर क्लास 2, यानी इसका मुराद ये है कि जो स्टूडेंट जिसके अंडरलाइन होगा आंसर तो उसके नंबर कटेंगे क्लास अचीवमेंट से। थोड़े नंबर लिखा आपने सारा चार्ट डिस्क्राइब कर दिया लेकिन आपके नंबर वर्ड्स शॉर्ट होंगे तो वो आपको आपके नंबर कटेंगे। दूसरा ये है कि आपने उसके हर पहलू के ऊपर बात करनी है, यानी चार्ट के ऐसा लो कि अहम चीजें आप छोड़ दें, या ऐसे राइटिंग में आपने प्रॉपरली उसको टॉपिक को कवर नहीं किया। तो ये दोनों चीजें जो है वो आई मीन उसके जो मार्क्स है नंबर ऑफ वर्ड्स के, और आपने कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये हो गया टास्क अचीवमेंट। अब आखिरी आता है कोहेरेंस एंड कोहेरेंस। इससे क्या मुराद है? तो कोहेरेंस एंड कोहेरेंस से मुराद ये है कि आप जो भी चीज डिस्क्राइब कर रहे हो एक तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए, खिचड़ी नहीं बनानी दो। जिसका मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जब भी आपने टास्क 1 करना है तो उसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ आपका होगा वो क्या होगा, वो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद फिर जो अगला होगा वो ओवरव्यू होगा, और फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ और डिटेल्स वगैरह। तो वो 3 से 4 पैराग्राफ आपको चाहिए फॉर टास्क 1। टास्क 2 में क्या होगा, उसमें भी आपका जो पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन प्लस ओवरव्यू, और उसके बाद पैराग्राफ 2 आपका बॉडी पैराग्राफ, और जो होगा पैराग्राफ 3 वो भी जो बॉडी पैराग्राफ, और आखिरी जो होगा कंक्लूजन होगा। समझ आ रही है? इसको कहते हैं प्रॉपर तरतीब, सीक्वेंस, इन ऑर्डर। अगर ये आप आगे पीछे डालेंगे खिचड़ी बनाएंगे तो डेफिनेटली इसके नंबर कटेंगे। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये है कि जो कुछ भी आप ऐसे लिख रहे हैं चार्ट बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। इररेलिवेंट डिटेल्स आपने नहीं दे। यानी एक तो आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। सीक्वेंस किसे कहते हैं? तरतीब को। मैं उर्दू में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और दूसरी चीज जो है आपने जो भी चीज लिखनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना अभी कि आपने टास्क 1 में अपनी तरफ से कोई आइडिया कोई ओपिनियन नहीं देना। टास्क 1 चार्ट जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी तरफ से कुछ चीज अपनी तरफ से उसके नंबर कटेंगे। मिलना तो दूर की, मिलने का सोचे नहीं था। समझ आ रही है? आप वो नंबर कटेंगे आप, क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं, आपने खुद ही अपनी तरफ से वो लिखते हैं। उसके अलावा टॉपिक आपको कोई देते हैं उसके अंदर कोई आप गलत ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसी चीज मेंशन कर देते हैं अपने ऐसे राइटिंग के नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे करने के लिए जिसका ताल्लुक उसके टॉपिक के साथ नहीं है।
जो टास्क उन्होंने दिया वो टॉपिक से हट के बात होगी। एग्जाम्पल गलत आपने कोट कर दी या कोई डिटेल या कोई पॉइंट ऐसा जिसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है तो इससे नंबर कटेंगे आपके। तो ये ध्यान रखेंगे सीक्वेंस पे हो और रेलिवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसका इजीएस्ट वे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी पॉइंट लिखते हैं उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करें और साथ उसकी कोई एग्जाम्पल लाजमी साथ में। ये 3 स्टेप्स ही होते हैं, पॉइंट, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और साथ एग्जाम्पल। ये प्रॉपर उसको सारा कवर करेगा। अगर आप ये तरतीब नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि इशूज ऐसे होते हैं, पहला तो इशू होता है पॉइंट डिजाइन में नहीं आता, पॉइंट डिजाइन में आ भी जाता है उसको अधूरा छोड़ के दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, उसको यानी पहले पॉइंट को प्रॉपर डिस्क्राइब ही नहीं किया, आप दूसरे के ऊपर गए, दूसरा थोड़ा सा क्लियर, फिर आप तीसरे पे चले गए। नंबर ऑफ पॉइंट्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं चाहे वो 2 है 3 है, प्रॉपर डिस्क्राइब किए, साथ कोई उससे रिलेटेड कोई स्पोर्टिंग एग्जांपल दिए जिसके ताल्लुक उसके साथ है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है फ्रॉम डे फर्स्ट। अगर आप ये सोचेंगे कि फाइनल एग्जाम में मैं आखिरी एक हफ्ते में सारा कुछ कवर कर लूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको साथ साथ इन चारों एरियाज पर काम करना है। वोकैबुलरी आपने रेगुलरली सीखनी है, नए नए वर्ड सीखने हैं, ग्रामर का चेक करें कि आपकी ग्रामेटिकली जो गलतियां हो रही है वो क्यों हो रही है, जो लिखी है ना इसकी आपने रोकनी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो टास्क अचीवमेंट नंबर ऑफ वर्ड्स आपने हर सूरत में पूरे करने हैं। 150 वर्ड से पहले ना रोके, उसके बाद 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2, उससे छोटा अगर आपका ऐसे हो रहा है तो उसका जो इशू है वो आपने रिजॉल्व करना है। और आखिरी को हरसन बता दिए सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए और हर चीज रेलिवेंट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक आपको जबरदस्त किस्म की टेक्निक बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा मार्किंग करने वाले को अट्रैक्ट करती है। 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट है जो उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो पॉइंट ये है, ये जितनी चीजें भी आप कर रहे हैं इसमें एक तो जो चीज करनी है उसको अट्रैक्ट, वो है वैरायटी, और दूसरी होती है यूनिकनेस। ये जो 2 चीजें हैं ना, ये बहुत क्लास की हैं, आपको नंबर बहुत अच्छे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी। वैरायटी कैसे कहते हैं? डिफरेंट चीजों को आप आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, सूट वगैरह आप देख रहे हैं तो आप कहते हैं कोई और वैरायटी है, यानी डिफरेंट चीज देता है, वो वाला रिपीट करें कोई और चीज देता है। फिर रखें वोकैबुलरी जो है, अच्छा इसका ऑपोजिट क्या है, सॉरी इसका जो क्या है वैरायटी का ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम। इसका ऑपोजिट है होगा रेपिटेशन। इसके नंबर बोर्ड करते हैं, अगर आपके सेम वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे इसमें नंबर कटेंगे आपको, तो वैरायटी होनी चाहिए। एक ही बात को 2 दफा बताना पड़ गया तो आप उसको थोड़ा सा उसके वर्ड चेंज करते हैं, इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं, सिनोनिम्स यूज करें, डिफरेंटली आप स्टार्ट कर। समझ आ रही है? उसके अलावा ग्रामर, आप अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, बार बार रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रामर जो है वो बहुत लिमिटेड। बेशक आप उससे मिस्टेक नहीं कर रहे, लेकिन वो डेफिनेटली वो बार बार रिपीट जो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं है, तो उसके नंबर भी आपने थोड़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसके अलावा एक और चीज है जो आपने देखी है वैरायटी के अलावा, यूनिकनेस। यूनिकनेस ये होती है जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होती है चीज, वो ये होती है आप अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता दूं ऐसे राइटिंग के हवाले से। ऐसे राइटिंग में आप अपना पर्सनल एग्जाम्पल को दे दें, पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर दें, समझ आ रही, जो कॉपीड ना हो। ये पहले मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूँ आपको कि कॉपी पेस्ट की दुनिया में जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू। आप अगर कहीं से भी कोई नोट्स वगैरह वहां से अगर आप रटा लगा के वहां पर आप पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इजीली पकड़ा जाएगा कि ये कहाँ से इसने, इसके अपने इससे रिलेटेड तो है ही नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से ही कॉपी कर है। कॉपी चीज नहीं करती। आप कोशिश करें कोई भी टॉपिक हो,
चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। ज़्यादा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर टॉपिक का ताल्लुक आपकी अपनी जो है लाइफ के साथ तो होता ही है ना, तो आप उसको शेयर करें तो यूनिक वो ऑटोमेटिकली यूनिक बन जाएगा। यूनिकनेस का ऑपोजिट क्या है? कॉमन। हाँ, जिस चीज को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा सोर्स करेंगे ना कॉपी पेस्ट। यूनिकनेस जो आप अपना शेयर करेंगे वो ज्यादा वो बिल्कुल कॉपी नहीं होगा, वो अकेले ही होगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि इसके ऊपर आप करें। सर मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, वो समझ आ जाएगी। देखिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि आप देखें कि अगर आप जो है बड़े बड़े जो शोधा है, अल्लामा इकबाल है, मिर्जा गालिब है, फैज अहमद फैज है, अमजद साउंड, इनकी आप सारी बुक्स, जितनी इनकी शायरी की बुक्स, सारी ज़बानी याद कर, आप हर बात के ऊपर जो है 5-5, 6-6, 10-10 शेर उनके पढ़ लें। कभी किसी का कोट करे, कभी किसी का शेर पढ़ ले, लोग को शायद तो नहीं कंसीडर करेंगे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो आपका अपना जाती पर्सनल शेर नहीं है, आप किसी के शेर चुराए हुए आप, उसकी जीरो वैल्यू। पीपल नॉट विल टेक यू एज अ पोएट। समझ आ रही है? कॉपी पेस्ट तो आपको पता है वो तो फोटो कॉपी मशीन है, वो तो मशीन होती है। कॉपी पेस्ट की तो कोई वैल्यू नहीं। तो इंसान का यही होता है कि उसके अंदर जो है वो क्या हो, क्रिएटिविटी। आपका ब्रेन जो है वो इतना प्रोडक्टिव हो कि कोई भी टॉपिक हो तो फौरन से उसके हवाले से सोच के पॉइंट को डेवलप कर सके, जनरेट कर सके पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट आ गया आपको पता चाहिए कि मुझे ये दो तीन पॉइंट्स में ये काफी है। अब आपको पता चाहिए इस पॉइंट को डिस्क्राइब मैंने कैसे करना, उसको आप साथ डिस्क्राइब करें और उसके साथ ही एग्जांपल कोट डाल दें। 100% रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी इशू नहीं आएगा। समझ आ रही है आपको? तो ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने काम करना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। आप अपना एक प्रॉपर इंसिडेंट टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल क्या होगा आपका? आपने एक तो देखिए वोकैबुलरी प्रूफ करनी है डेली बेसिस, उसके ऊपर हमें टाइम लगेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा देगा। ग्रामर सीखें, टेंसेस अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा रिवाइज कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज आपने करनी है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है? चारों मॉड्यूल्स की, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो आप इशू के सबसे बड़ा इशू पता है क्या? Typically, in our country, more than 90% students, they don't work on these points. They just keep on doing practice more and more. Blind practice. They are doing the practice, but they are not considering for which reasons they are getting less marks. If you can get higher marks also. अब हायर मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको पता होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन बैंड 5 एंड बैंड 7+। क्या डिफरेंस है? वोकैबुलरी आपने एडवांस लेवल की यूज करो। इजी वर्ड्स भी होते हैं जो आम कॉमनली यूज होते हैं, मिसाल तौर पे हेल्प, बिल्कुल कॉमन वर्ड।